Students, this is Ajit Singh from AJVS International School, Shika. Today we are going to read the third chapter of 5th class, India's Freedom Struggle. So in this chapter we will learn about the Spoi Mutiny, Satyagraha movement, Salt March and Quit India movement, social and religious movement, and our independence. So let us read. On 15 August 1947, we became an independent nation free from the British rule, which lasted for almost 2 centuries. So 15 अगस्त 1947 को हमने अपनी जो आज़ादी थी देश की वो प्राप्त की ब्रिटिश रूल से, जो कि लगभग 200 साल से हमारे देश पर राज कर रहा था। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। जो हमारा संघर्ष है इंडिपेंडेंस के लिए, इसकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, काफ़ी लंबा इतिहास है। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जॉइंड द स्ट्रगल, कटिंग अक्रॉस रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक बाउंड्रीज। जो लोग थे वो हर एक कोने से उन्होंने इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया। अपने रिलीजियस का मतलब धार्मिक, सामाजिक, सोशल और सांस्कृतिक और आर्थिक जो बाउंड्रीज थी उनको तोड़कर उन्होंने इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया। नाउ बिगनिंग से हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो उन्होंने यूरोपियंस जो थे, ब्रिटिश ने रूल किया यहाँ पे। यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड, स्पेशली ऑफ स्पाइसेस। जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे स्पेशली जो स्पाइसेस के लिए, स्पाइसेस किसे कहते हैं, मसालों के व्यापार के उद्देश्य से इंडिया आए थे। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य। पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश ट्रेडर्स लैंडेड ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया। पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच और जो ये इंग्लिश ट्रेडर्स थे, ये इंडिया के जो समुद्री किनारे थे वहाँ पे ये आए व्यापार करने के लिए। द ब्रिटिश हु वर मोर डोमिनेंट मिलिट्री यूज द डिक्लाइनिंग पावर ऑफ द मुगल एम्पायर टू असर्ट देमसेल्व्स। तो जो ब्रिटिश थी, जिनके पास मिलिट्री पावर थी, जो मुगलों की जो गिरती हुई पावर थी उसका इन्होंने यूज़ किया और वे यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर इन्होंने सेटल कर लिया। The Battle of Plassey, fought in 1757 between the Nawab of Bengal Sirajuddaulah and Robert Clive of East India Company, led the British to have power over Bengal, Bihar and Orissa. 1757 में नवाब थे बंगाल के सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। इन दोनों के बीच में बैटल हुई। इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी जीत हुई और इससे उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे कंट्रोल मिल गया। दे ग्रेजुअली गेन्ड कंट्रोल ओवर मोर एरियाज। तो धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, उन्होंने और दूसरे इंडिया के दूसरे एरियाज पे भी कंट्रोल प्राप्त कर लिया। इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन 1835। जैसे जैसे इनके जो कंट्रोल था इंडिया में बढ़ता गया, तो वहाँ पर इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थे, स्कूल कॉलेजेस जो थे वो इस्टेब्लिश किए और वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस का मीडियम था वो इंग्लिश को बनाया गया। देयर इंक्रीजिंग डोमिनेंस मेड देम मोर इंटॉलरेंट एंड अब्यूजिव। इनका जो बढ़ता हुआ प्रभाव था इंडिया में, इनको और ज़्यादा इनको इंटॉलरेंट बना दिया, असहनीय बना दिया और अब्यूजिव बना दिया। अब्यूजिव का मतलब होता है अपमानजनक या निंदापूर्ण बना दिया। नाउ वी विल रीड अबाउट डिसकंटेंट अमंग इंडियंस। डिसकंटेंट का मतलब क्या होता है, असंतुष्टता।
इंडियंस के जो बीच में जो असंतुष्टता थी ब्रिटिश ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो कैसे फैली? एज द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड देयर कंट्रोल ओवर इंडिया दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस। जैसे जैसे इनका इंडिया पर कंट्रोल बढ़ गया वैसे ही इन्होंने जो इंडियंस का शोषण करना शुरू कर दिया। एक्सप्लॉइट करना मतलब शोषण करना। देयर disregard for the local customs and traditions and attitude hurt the Indians. Their जो उनकी डिसरिगार्ड था वो उनको दूसरे जो लोगों के जो कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, ट्रेडिशन थे, और वो उनको डिसरिगार्ड करते थे, अपमानित करते थे दूसरे लोगों के जो कस्टम्स को, रीति रिवाजों को और ट्रेडिशन को। इससे जो इंडियंस थे वो काफ़ी हर्ट हुए, काफ़ी दुखी हुए। इंडिविजुअल्स expressed their discontent in the forum of various minor revolts and conflicts. जो इंडिविजुअल्स थे, जो इंडियंस जो थे, उन्होंने अपनी जो ये डिसकंटेंट थी किस तरह से एक्सप्रेस की? छोटे छोटे रिवोल्ट करके, छोटे छोटे विद्रोह करके या झगड़े करके। एज द फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट इंक्रीज, जैसे जैसे ये जो फीलिंग थी असंतुष्टता की बढ़ती गई, लीडर्स एमर्ज्ड हु ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट, नए नए लीडर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने विद्रोह, रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह को ऑर्गेनाइज किया। द फ्रीडम स्ट्रगल क्रिएटेड मैनी लीडर्स, जो ये फ्रीडम स्ट्रगल था फिर इससे कई जो नए लीडर्स उभर के सामने आए। देयर वर सोशल एक्टिविस्ट्स, पीजेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। सो देयर वर सोशल एक्टिविस्ट, पीजेंट, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यंग मैन एंड वुमेन। सो जो ये इन लीडर्स में जो एक्टिविस्ट्स भी थे, सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, पीजेंट्स भी थे, मजदूर भी थे, टीचर्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, नौजवान मैन और वुमेन भी थे। एवरीवन कंट्रीब्यूटेड टू गेट रीड ऑफ द इम्पीरियल रूलर्स। हर एक किसी ने जो इन इम्पीरियल रूलर्स, इम्पीरियल का मतलब होता है शाही, जो रूलर्स जो थे, इनसे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने जो रिवोल्ट जो थे या मूवमेंट जो थे वो ज्वाइन किए। Let us see some of the important events that significantly contributed to the struggle. First of all, the Sepoy Mutiny, Great Revolt of 1857 के नाम से भी जाना जाता है इसको, 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। The turning point of the struggle for freedom came with the Sepoy म्यूटनी इन 1857। जो टर्निंग पॉइंट था, जिसको हम जो ये 1857 की क्रांति, जिसे भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं, ये जो इवेंट था स्पोय म्यूटनी, ये फ्रीडम स्ट्रगल को, भारत की आज़ादी का जो संघर्ष था, एक इसका टर्निंग पॉइंट था स्पोय म्यूटनी। द मिलिट्री माइट of the British increased. They inducted many Indians into their army as spies. जो मिलिट्री थी कि ब्रिटिश लोगों की जो मिलिट्री थी वो बढ़ रही थी, इसलिए इन्होंने कुछ इंडियन सोल्जर्स को अपनी आर्मी में, अपनी इंडियंस जो सोल्जर्स थे उनको अपने आर्मी में इन्होंने भर्ती किए। Their religious belief and prejudices were disregarded by the British. अब जो वो इंडियंस स्पोइस जो थे ब्रिटिश आर्मी में, उनके जो रिलीजियस बिलीफ थे, धार्मिक जो विश्वास थे, और उनके साथ पक्षपात किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, ठीक है, ये उनको डिसरिगार्ड किए ब्रिटिश लोगों ने।
The Indian spoils low salary, unacceptable living conditions, non-existent career growth, along with suspicious religious policies for gradually converting them to Christianity, all led to the increasing discontentment. तो अब क्या हुआ कि जो एक तो इन स्पोइस की जो इंडियन सोल्जर्स थे मिलिट्री में, ब्रिटिश मिलिट्री में जो इंडियन सोल्जर्स थे, उनकी सैलरी बहुत कम थी। उनको बहुत बुरी तरह से जहाँ पे वो रहते थे वहाँ की जो लिविंग कंडीशन होती थी वो काफ़ी अनएक्सेप्टेबल थी, वह काफ़ी बुरी थी। करियर ग्रोथ में नहीं था क्योंकि उनको सिर्फ एज अ सोल्जर ही भर्ती किया जाता था, इनको आगे कोई प्रमोशन के चांसेस नहीं होते थे। इसके अलावा ये शक था कि ये इनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ को धीरे धीरे इन पे लाद के इनको क्रिश्चियन बना देंगे। तो इन सब से इन जो इंडियन स्पोइस थे ब्रिटिश आर्मी में, इसमें असंतुष्टता फैल गई इनमें भी। Things came to the forefront when it was confirmed that the cartridge used cow and pig fat। ये थिंग और भी ज़्यादा सामने आ गई जब ये बात कंफर्म हो गई कि जो कार्ट्रिज क्या होते हैं? कार्ट्रिज होते हैं कारतूस, जो बंदूक में कारतूस डालते हैं उसको कार्ट्रिज बोल देते हैं। जो कार्ट्रिज पे गाय का और सुअर का मांस चढ़ा होता था। दिस वाज ऑफेंसिव टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज सोल्जर्स वर आस्क्ड टू बाइट ऑफ द कार्ट्रिज विद देयर माउथ बिफोर लोडिंग इट इनटू द राइफल। अब ये हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी गुस्सा दिलाने वाला था, क्योंकि इन हिंदूज और मुस्लिम सोल्जर्स को ये कहा गया कि राइफल में इस कारतूस को लोड करने से पहले इसको मुंह से छीलना पड़ेगा। सो आल्सो इट वाज अगेंस्ट देयर रिलीजियस बिलीफ, और ये इनके जो रिलीजियस बिलीफ था, धार्मिक विश्वास था, उसके खिलाफ थी ये बात। तो मंगल पांडे rebelled by firing at an officer for which he was captured and hung till death on 8th April 1857। जो मंगल पांडे थे उसने रिबेल किया, इसको विद्रोह किया इस बात का, और उसने एक ऑफिसर को गोली मार दी और उसको पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। This sparked off the revolt which began in Meerut but then spread to all other parts of the country। ये जो चिंगारी थी विद्रोह की, ये मेरठ में फैल गई, मेरठ से शुरू हुई और धीरे धीरे कंट्री के, देश के छोटे छोटे पार्ट्स में भी फैल गई। नाउ वी विल रीड सॉल्ट मार्च एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। सॉल्ट मार्च जो एक्टिविटीज़ एक बार रीड कर लेते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ एट लीस्ट 10 फ्रीडम फाइटर हु हैड कंट्रीब्यूटेड एंड अटेनिंग फ्रीडम अलॉन्ग विद महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के साथ जो 10 लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उनके नेम जो है फाइंड आउट करने हैं। नाउ वी विल रीड सॉल्ट मार्च एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। नमक कानून और भारत छोड़ो आंदोलन। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई टैक्सेस ऑन सॉल्ट, गांधी जी ऑर्गेनाइज द सॉल्ट सत्याग्रह विच इज़ फेमसली नोन एज दांडी मार्च। तो इनको प्रोटेस्ट करने के लिए, इनका विरोध करने के लिए कि जो इन्होंने टैक्स पे, सॉल्ट पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया था सॉल्ट बनाने के, कि कोई इंडियन सॉल्ट नहीं बना सकता, अगर वो बनाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह जो था वो ऑर्गेनाइज किया, वो चलाया, विच इज़ फेमसली नोन एज दांडी मार्च, जिसको दांडी मार्च के नाम से भी ये फेमस है। On 6 April 1930, along with his followers,
he made salt from the sea water, thus breaking the law. तो 6 मार्च 1930 को अपने जो फॉलोवर्स के साथ उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा. He walked from Ahmedabad to Dandi motivating people along the way. उन्होंने वो अहमदाबाद से डांडी पैदल चले, लोगों को मोटिवेट करते हुए, उत्साहित करते हुए. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड व्हेन गांधी जी अपोज्ड सेंडिंग ऑफ इंडियन ट्रूप्स टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तब स्टार्ट हुआ जब गांधी जी ने विरोध किया इंडियन जो स्पोइस को, इंडियन ट्रूप को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेजने के लिए. जब उन्होंने मना कर दिया कि हम सोल्जर्स को नहीं भेजेंगे, तब इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया. फिर द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट और द भारत छोड़ो आंदोलन was a call to all Indians to leave their jobs and work and act as an independent nation and not a dominion of the British. फिर बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है, ये इंडियंस को एक कॉल थी कि वो अपनी ब्रिटिश जॉब छोड़ दें, उनके लिए काम करना छोड़ दें और एक आज़ाद भारत के लिए, आज़ाद देश के लिए जॉब करें, उसके लिए वर्क करें, ना कि ब्रिटिश के लिए. This movement saw the emergence of many underground organization which had its own leader. तो ये जो मूवमेंट में कई जो अंडरग्राउंड जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो सामने आई. विच हैड इट्स ओन लीडर, उनके खुद अपने नेता थे. बाल गंगाधर तिलक, सी राजगोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड मैनी अदर लीडर्स लेड द फ्रीडम फाइटर. कई ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने रिवोल्ट जो थे, फ्रीडम स्ट्रगल में इनकी काफ़ी भागीदारी थी. नाउ सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, जो सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन थे, समाज के लिए और धर्म के लिए जो आंदोलन होते हैं, उनको सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट कहते हैं. Many forward-thinking social activists took responsibility to improve the social condition in India. कई लोगों ने जो सोशल एक्टिविस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो इंडिया की जो सोशल जो कंडीशन है, सामाजिक जो कंडीशन है, उसको सुधारेंगे. Several of the social customs such as child marriage, sati pratha and caste system were non-progressive for the society. कई ऐसे रीति रिवाज थे जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गई, सती प्रथा हो गई, कास्ट सिस्टम हो गई. ये समाज के विकास के लिए काफ़ी रुकावट थी. Many social activists such as Raja Ram Mohan Roy and Ishwar Chandra Vidyasagar worked for the empowerment of women. कई ऐसे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे जैसा कि राजा राम मोहन रॉय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने वुमेन के सशक्तिकरण किया, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम किया. सोशियो रिलीजियस ग्रुप लाइक द ब्रह्म समाज एंड आर्य समाज ब्रॉट रिफॉर्म्स इनटू द इंडियन सोसाइटी. कई जो सोशल रिलीजियस ग्रुप थे जैसे कि ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, उन्होंने इंडियन सोसाइटी में काफ़ी सुधार किए. स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर एंड दादा भाई नौरोजी आर सम ऑफ द पायनियर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स. स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और दादा भाई नौरोजी जो थे, ये सामाजिक जो सुधार के कई अग्रदूत थे, नेता थे. पायनियर का मतलब होते हैं वैसे अग्रदूत, वैसे यहाँ पे मीनिंग है नेता. नाउ विल टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस.
India declared itself an independent country on 15 अगस्त 1947। तो इंडिया ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट 14 अगस्त 1947 में, जब द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबेटन। जो लास्ट गवर्नर जनरल था इंडिया का वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ही कंटिन्यूड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फॉर वन मोर year before being succeeded by C राजगोपालाचारी। तो ये एक साल तक और गवर्नर जनरल बना रहा क्योंकि इसके बाद सी राजगोपालाचारी जो थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। वाइल सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जबकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक। 26 जनवरी 1950 को इंडिया को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। So after understanding the explanation of the poem, you will do the exercises, that is choose the correct answer and fill in the blanks. Write one word for the following and match the following. You will do it yourself. In next video, I will explain you the question answers and these exercises. Thank you students. Have a nice day.